नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। एम्स नॉरसेट एग्जाम 2021 के लिए आज का हमारा वीडियो है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पर। आज के इस वीडियो में हम ईसीजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ईसीजी क्यों की जाती है और एग्जाम के रिगार्डिंग ईसीजी से जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं उन पर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी एक नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है जिस टेस्ट के अंदर या जिस प्रोसीजर के अंदर किसी भी चीज को शरीर के अंदर ना डाला जाता हो। यदि किसी भी प्रोसीजर में कोई भी इक्विपमेंट या एपरेटस शरीर के अंदर डाला जाता है तो इसे हम इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। और जिन टेस्ट के अंदर शरीर के अंदर किसी चीज को ना डालकर ऊपर ही अटैच करके अगर प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो उसे हम नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि भाई पर्सन में क्या डिजीज, ये डिजीज है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है टू इवेल्युएट हार्ट फंक्शन बाय रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे हैं ईसीजी किस लिए की जाती है और कैसे की जाती है। ईसीजी में हम हार्ट के फंक्शंस को इवेल्युएट करते हैं। हार्ट के अंदर किसी प्रकार की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं, फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, इस चीज का पता लगाने के लिए हम ईसीजी टेस्ट करवाते हैं। ईसीजी टेस्ट के अंदर हम हार्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो प्रोसेस चलता है, इलेक्ट्रिकली इंपल्सेस जो जनरेट होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं क्या हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बाय ईसीजी वी कैन इवेल्युएट कार्डियक डिसरिथमियाज, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ एमआई एक्सेट्रा। यदि आपसे पूछे कि ईसीजी के द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं तो आप कहें हार्ट में यदि किसी प्रकार के डिसएरिथमियाज आ रहे हैं या फिर किसी पर्सन के अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है, मायोकार्डियल सेल की डेथ हुई है, हार्ट अटैक हुआ है या नहीं, अगर हार्ट अटैक है तो वहां पर कितना डैमेज हुआ है, इन सभी चीजों का पता हम ईसीजी के द्वारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है doing procedure advise the client to do not talk, breathe normally and lie still। प्रोसीजर परफॉर्म करने के दौरान ईसीजी जब आप पेशेंट पे कर रहे हैं तो आपको पेशेंट को कहना है कि आप प्रोसीजर के दौरान बात ना करें, बोले नहीं, नॉर्मल ब्रीथ लें, नॉर्मल सांस लें और आराम से स्थिर लेटें, ज्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये था इंट्रोडक्शन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। आइए अब बात करते हैं नॉर्मल ईसीजी किस प्रकार से दिखाई देती है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। नॉर्मल ईसीजी स्ट्रिप को आप जब देखेंगे, पेपर को देखेंगे तो उसमें अगर इस तरह का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो हो रही है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्सन की हार्ट कंडीशन नॉर्मल है। सबसे पहले यहां पर पी वेव शो होती है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव और यू वेव। इसके अंदर पी और आर के बीच का जो सेगमेंट है इसे पी आर सेगमेंट कहेंगे। P और R के बीच का जो स्पेस है उसे PR इंटरवल कहेंगे। Q और T के बीच का जो स्पेस है उसे QT इंटरवल कहेंगे।
और QRS, ये QRX कॉम्प्लेक्स है। S और T के बीच का ST सेगमेंट। यू वेव हमेशा नहीं दिखाई देती है। अब बात करते हैं ECG से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। बाय ECG वी कैन रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कार्डियक सेल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 mm पर सेकेंड। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ECG में आप किस स्पीड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको बताना है 25 mm पर सेकेंड। 25 mm पर सेकेंड का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन ECG पेपर। ECG पेपर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है इस तरह से लेटी हुई लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं, टाइम इन सेकेंड्स। और जो वर्टिकल लाइंस हैं, खड़ी लाइनें हैं, वो रिप्रेजेंट करेंगी वोल्टेज। याद रखिएगा, V फॉर वर्टिकल लाइंस एंड V फॉर वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है ECG के अंदर आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के कारण छोटे और बड़े बॉक्सेस बने होते हैं, स्क्वायर्स बने होते हैं। अब अगर हम स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो 0.04 सेकेंड्स का माना जाता है, जबकि लार्ज स्क्वायर की बात करें तो ये 0.20 सेकेंड्स का माना जाता है। प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, पी वेव किसे रिप्रेजेंट करती है, तो आपको बताना है ECG के अंदर जो पी वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। डीपोलराइजेशन वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस चीज को हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉर्मल PR इंटरवल कितना होता है, तो आपको बताना है 0.12 से 0.2 सेकेंड्स का PR इंटरवल 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड्स के बीच का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे भी पहले पूछा जा चुका है, QRS कॉम्प्लेक्स। ECG का जो QRS कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप डायग्राम पे देख रहे हैं, ये किससे रिप्रेजेंट करता है, तो आपको बताना है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। हार्ट के जो लोअर दो चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस चीज को QRS कॉम्प्लेक्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। QRX कॉम्प्लेक्स की जो ड्यूरेशन होती है 0.01 से 0.1 सेकेंड के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट है ST सेगमेंट। ST सेगमेंट अर्ली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्स होना, डीपोलराइजेशन मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, और रिपोलराइजेशन मतलब हार्ट का रिलैक्स होना। तो ST सेगमेंट अर्ली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एक और इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट यू वेव। यदि किसी पर्सन के अंदर ECG चेक करने पर आपको यू वेव प्रोमिनेंट मिलती है, यू वेव बढ़ी हुई मिलती है, तो आप कहेंगे पर्सन को हाइपोकैलेमिया हो रहा है। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पर्सन के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन हेतु। आइए अब बात करते हैं एग्जाम में पूछे जा सकने वाले एक और इंपॉर्टेंट ECG से संबंधित क्वेश्चंस की, जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से संबंधित। हमारे बॉडी में जो पोटेशियम होता है K+, इसका नॉर्मल लेवल 3.5 से 5 MeQ/L यानी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। यदि पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहेंगे, और यदि पोटेशियम का लेवल 5 से ज्यादा हो जाए तो इसे हाइपरकैलेमिया कहेंगे। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक
दोनों ही तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। यदि किसी पर्सन के अंदर हाइपोकैलिमिया कंडीशन हुई है तो उसकी ईसीजी के अंदर एसटी डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, यहां पर हम नॉर्मल ईसीजी शो कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली जो एसटी सेगमेंट होता है इस तरह से होता है, लेकिन हाइपोकैलिमिया की कंडीशन में जो एसटी सेगमेंट होगा वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। ये वेव सीधी ना होके जो हल्की सी नीचे प्रेस्ड कंप्रेस्ड होगी, तो हाइपोकैलिमिया के केस में एसटी डिप्रेशन, शैलो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव। और ये जो आपकी टी वेव है या तो ये बिल्कुल छोटी सी होगी या फिर ये जो प्रोमिनेंट ऊपर आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड होगा, नीचे की तरफ कुछ इस तरह से होगा। तो इससे आप अगर पर्सन की ईसीजी में आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि पर्सन को हाइपोकैलिमिया है। और लास्ट पॉइंट है प्रोमिनेंट यू वेव। यू वेव जनरली ईसीजी में नहीं शो होती है। अगर किसी पर्सन के अंदर यू वेव प्रेजेंट है और प्रोमिनेंट है तो आप कह सकते हैं पर्सन को हाइपोकैलिमिया कंडीशन हो रही है। एग्जाम के रिगार्डिंग ज्यादातर हाइपोकैलिमिया और हाइपरकैलिमिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, शैलो फ्लैट और इन्वर्टेड टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे देखकर आप बता सकते हैं पर्सन को हाइपोकैलिमिया है या नहीं। अब बात करते हैं हाइपरकैलिमिया कंडीशन की। इसके अंदर टॉल पीक्ड टी वेव आएगी। हाइपोकैलिमिया की कंडीशन में जो टी वेव थी वो इन्वर्टेड आ रही थी या शैलो फ्लैट थी, लेकिन यदि पर्सन में हाइपरकैलिमिया है तो टी वेव बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट टॉल पीक्ड होगी। ठीक है, उसके बाद जो पी वेव है वो फ्लैट होगी। यहां पर जो आप पी वेव देख रहे हैं ये एब्सेंट हो जाएगी या फ्लैट हो जाएगी। उसके बाद क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स वाइडेंड, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स का जो ये डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। और प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल, जो पी आर इंटरवल है, पी आर इंटरवल है ये बढ़ जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसी पर्सन की ईसीजी के अंदर टी वेव उबार बढ़ा हुआ है, टी वेव पीक्ड है, टॉल है, पी वेव फ्लैट है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइडेंड है और पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, तो आप कह सकते हैं पर्सन को हाइपरकैलिमिया कंडीशन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन यानी हार्ट अटैक के दौरान होने वाले ईसीजी चेंजेस की। यहां पर नॉर्मल ईसीजी शो की जा रही है, आप देख सकते हैं। यदि किसी पर्सन के अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होता है तो इसमें इंपॉर्टेंटली दो तरह के एसटी सेगमेंट चेंजेस आते हैं, जिन्हें हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, एस्टेमी या फिर नॉन एसटी सेगमेंट इवैल्यूएशन एमआई कह सकते हैं। यानी एमआई के दौरान जो एसटी सेगमेंट है हो सकता है ये एलिवेट हो जाए या फिर हो सकता है ये नॉर्मल रहे। तो यदि एसटी सेगमेंट एलिवेट होता है, बढ़ता है, तो इसे हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कहेंगे। और यदि एसटी सेगमेंट नॉर्मल रहता है तो इसे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहेंगे। एमआई के दौरान जो टी वेव होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यहां पर जो टी वेव आप देख रहे हैं ये ऑपोजिट हो जाएगी, इस तरह से टी वेव में इन्वर्जन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एबनॉर्मल क्यू वेव। आपकी जो क्यू वेव है इसकी जो स्ट्रक्चर है एबनॉर्मल आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी। जैसा कि यहां आप देख सकते हैं इस तरह से ना होकर बदलाव आएगा।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवर्स टू डेज आफ्टर MI ST and T wave changes return to normal but Q wave change remain permanent। याद रखिएगा, यदि किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आने के कुछ दिन बाद यदि हम पर्सन की ECG लेते हैं तो उसके अंदर जो ST सेगमेंट और T वेव में चेंजेस आए थे, ST सेगमेंट और T वेव में चेंजेस आए थे, ये हो सकता है कि नॉर्मल आए, लेकिन जो Q वेव एब्नॉर्मल आई थी ये हमेशा के लिए जब भी कभी उस पर्सन का ECG करवाया जाएगा एब्नॉर्मल ही मिलेगी। ECG से MI से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एग्जाम के रिगार्डिंग ECG से कुछ सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। होपफुली अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में यहीं से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहती है कि ECG से एम्स 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है। Thank you so much friends for watching this complete video. Please click upon the like button if you think this video is helpful. अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। All the best.